अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। इतवार का दिन है, उम्मीद करते हैं आज के दिन बहुत अच्छे से गुजारें आप और बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा बने। शो का आगाज करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ, अखबारात का कहते हैं इस पर भी नजर डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बच्चों में जो दिल के अमराज हैं उस पर बदतरीज इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और इन कैफियत को कभी हम सुना भी नहीं करते थे, आज वो बीमारियां बहुत ज़्यादा सर चढ़कर जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों में रचपस गई हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्या वजूहात हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान टीम का जो सफ़र था वर्ल्ड कप में वो अब ख़त्म होता है और बहुत ही मिक्स किस्म की परफॉर्मेंस रही। क्या परफॉर्मेंसेस रहे, क्यों अप्स एंड डाउन्स रहे, इसको भी जानेंगे, डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। ओआईसी और अरब लीग के मुश्तरका इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में मुतालबा किया गया है कि सेहूनी रियासत को हथियारों की फरोख्त रोकी जाएगी। साथ साथ ये भी मुतालबा सामने आया कि इसराइल की जो तेल की सप्लाई है वो भी फौरन बंद कर दी जाए। और इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने ओआईसी के हंगामी इजलास में शिरकत की जो कि सऊदी अरेबिया में मुनक्कद हुआ, रियाज में। और साथ साथ हमने देखा कि सलामती काउंसिल इसराइली जारियत को रोकने में फैसला कुन किरदार अदा करे, ये भी मुतालबा सामने आया। और अगर मुतालबात की बात करें तो उसमें यह भी कहा गया जी कि जो जंगी जराइम हैं उनकी तहकीकात भी की जाएँ। प्राइम मिनिस्टर साहब अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी शिरकत की और उनका कहना था जी कि सऊदी वलीअहद से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी रसाई मुमकिन बनाने का मुतालबा भी सामने आया है कि इसको भी एक्सेस दी जाए। वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पर रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसको बेहतर बनाया जाए। बहरहाल जी, हुसैन तैयबो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हुसैन, कैसे हैं आप? जनाब ठीक ठाक, आप खैरियत से? सर बिल्कुल ठीक ठाक। हुसैन, सऊदी अरेबिया के किरदार की अगर हम बात करें, यकीनन बहुत पॉजिटिव, बहुत अहम, और क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर भी हैं सऊदी अरेबिया, जिस तरह की अब ये हंगामी इजलास ओआईसी का बुलाया गया, यकीनन एक बहुत अहसन काविश है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी शिरकत की, फिर उसके बाद दीगर ममालिक के जो सरबराहान थे वो भी तशरीफ़ लाए, और ये जो मुतालबात अब सामने आए हैं, किस तरह देखते हैं ओआईसी का जो ये इजलास हुआ है? देखिए जी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये एक बेहतरीन इक़दाम था, लेकिन कल जो वहाँ पे लीडरशिप थी उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और उन्होंने सख्त एक्शन की बात की, लेकिन बातों से आगे चल के हमें थोड़ा सा इस्लामी ममालिक को एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ जो अभी तक ये देख रहे थे कि ये किस तरफ जा रहे, जिस तरह अब हमने देखा कि ये जो गज़ा की पट्टी है, इसको वेस्टर्न मीडिया ने ये रिपोर्ट की कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ था। इससे पहले भी इनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा था। आप देखें आवाज़ जो उठ रही है। कल 1 मिलियन लोगों की एक प्रोटेस्ट हुआ है लंदन में, जिसको पुलिस ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है कि 3 लाख अराउंड समथिंग लोग थे। इसका मतलब है कि आवाज़ पूरी दुनिया में उठ रहा है। जो इसराइल की तरफ से जुल्म हो रहा है इन गरीब मुसलमानों के ऊपर, वो फुल फोर बंद होना चाहिए। और जिस तरह से हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी कल रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पे बातों से ज़्यादा एक्शन की तरफ जाएं और उनकी मदद करें। और इसमें ब्रेक या वक्फा जंग में कोई हल नहीं है। ये जंग खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए, और जिसके लिए पूरी दुनिया भी ये मुतालबा कर रही है। लेकिन ये जो इसराइल एक नाजायज़, मैं समझता हूँ, बच्चा है ये अमेरिका का। अमेरिका अभी खुद भी उसको कहता है, लेकिन वो अमेरिका की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जो ओआईसी के बाद यूएन का भी इजलास होना चाहिए, और जो बड़े ममालिक हैं जिसमें G7 है, G20, उनको सोचना चाहिए कि ये क्या जंग इस मसाइल का हल है? क्या रोज़ जो वहाँ पे गरीब मुसलमान मर रहे हैं, कल हमने देखा कि शिफा हॉस्पिटल में अटैक किया गया, ये रूटीन मैटर है। वहाँ हॉस्पिटल्स में अटैक हो रहा है, वहाँ मसाजिद में अटैक हो रहा है। आप टीवी पे देखें, जो ख़ासतौर पे अरब न्यूज़ दे रही है, वेस्टर्न मीडिया दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों का सिर्फ इतना कसूर है कि ये जो ज़मीन का पीस है वो इसराइल के टेरिटरी में नहीं आता है, और अगर ये इसराइल की टेरिटरी में आ जाए तो ये बच्चे जो है वो नहीं मारे जाएंगे। तो जो सुपर पावर हैं, जो इस वक्त ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, उनको प्रॉपरली इंटरवीन करना पड़ेगा, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें यूएस है, जिसमें बरतानिया इनका
बड़ा रोल होना चाहिए। और ये जंग जिस तरह से हमारे वजीर आजम साहब ने भी कल बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, जी ये फिलफोर ख़त्म होनी चाहिए। राइट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर कल की हम मुतालबे की बात करें, यकीनन बहुत ह्यूमैनिटेरियन एंगल से अगर देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ा और बड़ा जायज़ मुतालबा है, क्योंकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें रुकावट इख्तियार की जा रही है इसराइली फोर्सेस की तरफ से। बिजली, पानी, गैस, बेसिक नेसेसिटीज़, हॉस्पिटल्स पर अटैक, फिर उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ किसी को पहुँचने नहीं दिया जा रहा कि जाके इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएँ। प्रैक्टिकली अगर देखें तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन कितनी मुश्किल है वहाँ पर। देखें प्रैक्टिकली जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही है, ख़ास तौर पे अल जज़ीरा को भी देखें, तो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मतलब इस वक्त इसराइल खुली बदमाशी कर रहा है। जो दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन, जंग के भी कुछ असूल होते हैं, वहाँ पे जंग के कोई असूल भी नहीं रखे गए हैं। इस तरह वॉर से क्राइम्स में मुब्तला हैं सारी जितनी भी सिचुएशन है, वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। देखा अभी जो फॉरेन मिनिस्टर आया, उनकी भी जो डिमांड थी यूएस के फॉरेन मिनिस्टर की, वो भी नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो एक खुली बदमाशी की तरफ आ रहे हैं। और इसमें ओआईसी के साथ साथ जो हमने एक इस्लामी ममालिक की एक अफवाज बनाई है, उसको भी रोल प्ले करना पड़ेगा और उसको सामने आके प्रॉपर थ्रेटन करना पड़ेगा। हमेशा जो वेस्टर्न थिंक टैंकर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कहते हैं भाई जो अरब कंट्रीज हैं उनको अपने पावर का, अपनी ताकत का पता नहीं है। जो सबसे पहले भुट्टो साहब ने उनको अपनी ताकत का, उनकी एक आयल की वैल्यू का बताया कि आपकी हैसियत क्या है। उनको अभी वो जो इफ एंड बट वाली चीजें हैं ना, वो उससे बाहर निकल के और खुल के खेलना पड़ेगा। और कब तक ये जो 70 सालों से 75 सालों से इस मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसको वेस्टर्न मीडिया, हम लोग तो दूर की बात है, वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि ये जिंदा लोगों का एक जेल बना हुआ है जहां पे इसराइल ने इतनी सख्ती की हुई है। तो इस पे हमें भी स्ट्रिक्ट एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। एज अ वी आर द लीडर ऑफ इस्लामी ममालिक, हम एक एटॉमिक पावर मुल्क हैं, तो इनको सही तरीके से थ्रेटन करना पड़ेगा जिस तरह से इसराइल कर रहा है। बिल्कुल ठीक। हुसैन, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, बैक टू बैक बहुत प्रेशर सिचुएशन रही। पहले ईसीओ समिट था, वहाँ भी गए, वहाँ बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की उन्होंने। जिस तरह राहदारियों का उन्होंने कहा जी बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जो पड़ोसी ममालिक है उनको ये सोचना होगा कि बेहतर बनाए ट्रेड को, ख़ासतौर पर उसके बाद फिर जब वापस आते तो एक हंगामी इजलास उन्होंने अटेंड किया ओआईसी का। इस प्रेशर सिचुएशन में जहाँ इंटरनल चैलेंजेस अलग हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो काविशें हैं और ख़ासतौर पर निगरान सेटअप की, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इसमें अर्ज करूँ कि जब से प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से हम पाकिस्तान को, ये जो इकोनॉमिकल कंडीशन है जो पाकिस्तान फंसा हुआ है, इसको निकालें। और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी गए हैं। ख़ास तौर पे SIFC के जो प्लेटफार्म के, जिसको सैयद आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब, खुद भी उस चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क के लिए मैं, महमूद, अयाज, एवरीबॉडी, हर बंदे को अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, तब जाके इस मुल्क की बेहतरी आएगी। हमने देखा अभी हालिया जो हमारे ख़ास तौर पे बॉर्डर्स पे स्मगलिंग होती थी, जिसमें ईरानी तेल आता था, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने उस पर ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया। अगर देखा जाए, हम कराची एक पाकिस्तान का बिजनेस का कैपिटल है, हब है। कराची से तकरीबन 60% जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे जो डॉलर की फ्लक्चुएशन होती थी, जो गैम्बलिंग होती थी, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। ये चीजें अगर कंटिन्यूएशन में चल रही हैं और ये चलती रही, तो मैं समझता हूं जो वजीर आजम साहब, इंक्लूडिंग वजीर आजम साहब की पूरी टीम, उसमें हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, देखिए कंट्रीब्यूट तो हर बंदे ने करना होगा ना, अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। हमारे IT मिनिस्टर हैं, इवन फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं मुल्क को। अगर हम इसी सिमत में चले तो मुश्किलात कम होने की जबरदस्त तरीके से एक अंदेशा है कि हमारी मुश्किलात कम हो भी रही हैं और हो भी जाएंगी। अच्छा, एक और मुतालबा उसमें इस OIC के इजलास में किया गया, जिसमें कहा गया जी कि
ایک تو ہتھیاروں کی فروخت بالکل مکمل روک دی جائے, ساتھ ساتھ تیل بالکل بند کر دیا جائے, کیونکہ آئسولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر اسرائیل آئسولیٹ کر رہا ہے پیلسٹائن کو اس پوری سچویشن میں پوری دنیا سے کہ وہاں امدادی کارروائیں نہیں پہنچتی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اب اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیں اور ختم کر دیں یہ جتنا بھی ساری سچویشن, ان کو سپلائی بھی, اور جو عالمی طاقتیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہیومینیٹیرین اینگل زیادہ ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں تو سب سے پہلے ان ممالک کو خود بھی اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے, خاص طور پہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان, اس کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں, اور اس کی بڑی ایکسچینج آف ویپنز ہے اسرائیل کے ساتھ. اس کے بعد یو ایس خود اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے. اس وقت بھی ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو برطانیہ اس کی کھل کی سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اسرائیل کا نہ صرف ویپن بند کیے جائیں, اسرائیل کا اسی طرح سے کھانا اور پانی بند کیا جائے جس طرح سے وہ مسلمانوں کا فلسطین میں جو امریکہ خود بڑی بات کرتا ہے ہیومینیٹیرین اینگلز کی, ہیومن رائٹس کی, اور خود سپورٹ کر رہا ہے. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ نہیں آپ کو لگتا ہے؟ امریکہ تو کرتا ہے. یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو آتی ہیں اور وہ اپنا سوشل کمپلائنس دیکھتی ہیں, پاکستان کو آ کر ریڈ کر جاتی ہیں کہ جی آپ نے بچوں کو یہ انڈر ایج رکھا, اس کا یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیل کی ہیں, اور وہ یہودیوں کے ان کے اوپر کیوں نہیں اسٹرکٹ ایکشن کیا جاتا, ان سے کیوں نہیں آپ بائیکاٹ کرتے ہیں؟ ڈیول سٹینڈرڈز کے حوالے سے یہ ڈیول سٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ صرف یہ رولز اینڈ ریگولیشن کیا مسلمانوں کے لیے ہیں؟ کیا یہ جو بڑے بڑے بلینرز جوش ہیں ان کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے؟ کیا انسانیت ان کمپنیز کے لیے, ان یہ جو سوشل کمپلائنس کے ادارے ہیں ان کے لیے انسانیت کوئی میٹر نہیں کرتا ہے؟ رائٹ, بالکل, بہت عام سوال ہے. اچھا جی, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ سٹوری. کل ایک بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہوا خیبر پختونخوا میں. آئینی بحران, اعظم خان کے انتقال پر کابینہ تحلیل. چونکہ نگران وزیر اعلیٰ کے پی تھے اور یقیناً بہت بڑی اور بہت خوبصورت پرسنالٹی بھی تھی آپ کی. افسوسناک ہے کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کو لگتا ہے کہ کے پی میں اب جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں, ظاہر ہے وہ بڑے ایسا انداز سے کوئی اس طرح کا سٹیپ سامنے آئے گا کہ جس میں آئینی طور طریقے فالو کر کے نئے کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے وہ بن جائے گی, اور اس کے بعد کیونکہ ظاہر الیکشن بھی بہت سر پہ ہیں, قریب ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں افسوس ہے کہ ایک لیجنڈ تھے, ہائیلی کوالیفائڈ تھے, فارن کوالیفائڈ تھے, چیف سیکرٹری رہے, اس کے بعد فائنانس منسٹر رہے, اور اس وقت وہ چیف منسٹر کے پی کے تھے اور بہت اچھا کام کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئینی کوئی ایسا مسائل نہیں ہے, اور ان کی جگہ پہ کوئی اپروپریٹ جس طرح سے ابھی تھے ایسا ہی کوئی آدمی آ جائے گا, اور میرے خیال سے کل اس پہ کوئی موو ہوئی بھی ہے. تو یہ ایک دو دن میں وزیر اعظم صاحب سینیٹ کے چیئرمین کا اس میں بڑا رول ہے, وہ رول پلے کریں گے اور ایک اپروپریٹ آدمی آ جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن میں کوئی آگے پیچھے یا ہیر پھیری ہونے کا اکراس دی بورڈ, وہ چاہے سندھ ہو چاہے, کیونکہ یہاں پہ بھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ کسی کو سیف پیسج دیا جا رہا ہے, کسی کو فیور, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہم ایز اے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اکراس دی بورڈ الیکشن کی تیاریاں ہیں اور الیکشن کمیشن اس پہ کام کر رہا ہے. باقی اس کی جو فیسلٹیشن ہے وہ ڈپارٹمنٹ, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ اکراس دی بورڈ کر رہے ہیں. میرے خیال سے کوئی ایسی کنفیوژن نہ ہوگی, نہ آنے دیں گے. رائٹ جی, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھیں تو ظاہر ہے چونکہ آئی ایم ایف والا معاملہ آج کل بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ٹیکنیکل مذاکرات بھی جاری ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آئی ایم ایف کے ساتھ کل سے پالیسی سطح کے مذاکرات, تکنیکی مذاکرات میں آئی ایم ایف کی تجاویز اور مطالبات کو حتمی شکل دی جائے گی. ٹیکنیکل نیگوسیشنز کی اگر ہم بات کریں آئی ایم ایف کے ساتھ, کیونکہ بہت زیادہ پریشر سچویشن بھی رہی ہے پاکستان پر, کیونکہ آئی ایم ایف کے جو مطالبات تھے, پھر پاکستان نے بھرپور انداز سے, چاہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہو, پھر اس کے بعد موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے تو ڈراسٹکلی آ کے اس چیز کو فالو اپ کیا, اس چیز کو آگے لے کے بڑھے. آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے اب جو ہمارے سچویشن ہے, ہماری کوئی نئی ڈیل ان کے ساتھ طے پا جائے گی, جو کہ دوسری کی قیمت میں لگ بھگ 31 کروڑ ڈالرز کی تھی, جی 71 کروڑ ڈالرز کی. میں اس میں عرض کروں کہ میرے خیال سے جو ہمارے اس وقت ٹیم ہے, خاص طور پہ جو فائنانس منسٹر ہے شمشاد اختر, یہ پہلے بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن میں, بات چیت میں ان کے سارے پاس اویئرنیس ہے, اور ہم نے آئی ایم ایف کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ماننے کے لیے
जिस तरह से आपने बताया कि पीडीएम की गवर्नमेंट और अभी हालिया जो केयर टेकर गवर्नमेंट, उसने पहले से इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की हुई है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है, और आईएमएफ के पास ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। हमने तकरीबन पॉइंट्स जो उनके थे मुतालबात पूरे कर लिए हैं, और हमारे ये आईएमएफ का पैकेज भी आ जाएगा, और इससे हमारी इकानमी में अच्छी ठीक किस्म की एक स्टेबिलिटी आएगी, और मैं समझता हूँ हम एक सही सिमत पे जाएगा। सही। अच्छा, जनरल इलेक्शन से पहले आईएमएफ की अगर ये हमें दूसरी किस्त आ जाती है, फिर किस तरह देखते हैं सिचुएशन को? कुछ मुख्तलिफ होगा? क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी ईज आउट हो जाएगी अगर फाइनेंशियल टर्म्स की बात की जाए। माजी में हमने देखा कि कुछ गलत पॉलिसीज थी एक हुकूमत की, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर, फिर जाते जाते मुआहदे भी तोड़ दिए गए आईएमएफ के साथ। तो अब आपको लगता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और जो आने वाले आम इंतखाबात हैं उस तक सिचुएशन बड़ी ईज आउट होती दिखाई देती है? माजी में जो हुकूमत थी, उनका जो लीडरशिप थी, वो कहते थे जी हम आईएमएफ के पास जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे, फिर हम जहर खा लेंगे, फिर हम ये कर लेंगे, कशकोल तोड़ देंगे, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फिर दूसरे दिन वो जाके खुद जाके, लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, खासतौर पे मैं समझता हूँ उनके आने के बाद स्टेबिलिटी आई, और उसी स्टेबिलिटी की कंटिन्यूएशन में इस वक्त जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने भी उस पॉइंट्स को कैरी करके लेके चल रहे हैं, और आईएमएफ के टीम के साथ भी वो कंटिन्यूसली इन टच में है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तो नहीं है, ना आईएमएफ की बेंचेस पे है, ना हमारे यहाँ है। तो मेरे ख्याल से ये स्मूथली चीज़ें हो जाएंगी। अगर ये इलेक्शन से पहले हो जाते हैं, ये पैकेज हमारे पास आ जाते हैं, तो एक हमारे पास सर्टन अमाउंट आ जाएगा, जिससे इकानमी में मजीद बेहतरी आएगी, और पहले से आ रही है। खासतौर पे जो SIFC के लीडरशिप के तहत जो हमारे डॉलर भी देखें, उन्होंने जो सबसे पहले जो एक एक्शन किया है, ये जो एक्सचेंज कंपनीज थे, सारे गैम्बलर थे, ये इस गैम्बलिंग को उन्होंने बंद कराया है। और अभी हमने देखा है कराची में भी हालिया एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो ऐसे इलीगल करेंसी के इन्वॉल्वमेंट में थे, और जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा था हमारा इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, उस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल हुआ है, जिसमें हमारी इकानमी के सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं। राइट, हुसैन थैबो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हुसैन थैबो हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे बच्चों में दिल के अमराज की बढ़ती हुई शरह पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। फलस्तीनियों पर इस्राएली जुल्म बर्बरियत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल। मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है। शाह अल्लाह दिता कहते हैं बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है। कितना करीब है? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमने अनाउंस किया था कि हम बच्चों में जो दिल के अमराज की बढ़ती हुई शरह है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि हम कभी सुना करते थे कि जो दिल के अमराज हैं यकीनन एक बड़ी एज पे जाके, एक स्पेसिफिक एज है जिसके बाद ये दिल के अमराज जो हैं वो आपकी बॉडी में उजागर होना शुरू होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा दिल के अमराज की जो पेचीदगियाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। क्या वजूहात हैं? क्या हमारे डाइट प्लान्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं? खाने की जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश है उसमें कोई मसला है, या फिर कोई ना कोई ऐसे एक्स फैक्टर्स हैं कि जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है? बहरहाल जी बहुत सीरियस टॉपिक है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया कमाल एहसन साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चाइल्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, NICVD। डॉक्टर साहिबा कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम थैंक यू सो अस्सलाम। मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बच्चों में दिल के अमराज कभी हम सुना भी नहीं करते थे कि बच्चों में ख़ास तौर पर जो हार्ट डिजीज़ हैं उसकी शरह इस तरह मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हम सुनते थे कि जी आफ्टर 40s या आफ्टर 50s जाके कहीं ना कहीं दिल के जो मसले थे वो सामने आते थे, लेकिन अब बच्चों में इसकी वजूहात क्या हैं? कहीं हमारे लाइफस्टाइल इस तरह के हैं या फिर कोई और फैक्टर्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। ठीक है, इसका एक्चुअली मसला ये है कि जो पीड्स कार्डियोलॉजी है ना, इट्स अ वेरी छोटों की फील्ड, मतलब इट्स एक्चुअली इट्स अ हैपनिंग फील्ड, और ये बहुत जल्दी डेवलप हुई है Right. और अभी भी इन द प्रोसेस है। ठीक है। ठीक है, मतलब पिछले 100 साल में ये डेवलप हुई है, बहुत ही बच्चों वाली फील्ड है। ठीक जी, है, जी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों के जो अमराज होते हैं, मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं डील करती हूँ उन अमराज में जो पैदाइशी तौर पे होते हैं, Right, या right. दिल में सुराख होते हैं, करंट का मसला होता है, या दिल कमज़ोर होता है। और इसमें सिर्फ बच्चे नहीं आते, अगर फ़र्ज़ करें कोई सुराख है, कुछ है, वो 40 साल के उसमें जी, पता जी। चलता है कि ये तो पैदाइशी था, पता ही नहीं सही, चला, सही। तो उसमें भी हम डील करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो और अच्छा, सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है, अब आप कह रहे हैं ना कि जब बच्चों डेफिनेटली जब पहले एक चीज़ पकड़ी ही नहीं जाती थी जी, तो लोगों जी। को पता ही नहीं चलता था। सही। अब जैसे जो है 90s में जो है इको जो है बहुत डेवलप हुआ है, बिल्कुल उसके ठीक। बाद ये इमराज जो है आराम से डिटेक्ट होने लगे हैं। Right. अब पीड्स कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट बहुत डेवलप हुआ है डिफरेंट जगह पे, और अभी भी बहुत प्राइमरी स्टेज पर है, सही। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर। तो अब ऐसा ऐसा लोग जो है इसको डेवलप कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में धड़कन, बच्चों के धड़कन के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर है जी। पूरे पाकिस्तान में, जी। इसी तरह हम जो है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आप हाथों से गिन सकते हैं, मुश्किल से 50 भी नहीं होंगे। सही। ठीक है, सही। इट्स अ वेरी हैपनिंग फील्ड। Right. अब जब एक चीज़ डिटेक्ट हो रही है तो लोगों को पता चल रहा है, अच्छा ये भी है, ये पैदाइशी भी होते हैं, ये भी मसले होते हैं। अच्छा, और एक और ये चीज़ हुई है कि जब हम लोग डॉक्टर्स आ गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद फिर सर्जन्स भी हैं जी, इनके, तो इसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि इन बच्चों की उम्रें बढ़ गई हैं। सही। सही। पहले ये 1 साल भी नहीं जी, सर्वाइव जी, कर बिल्कुल, सकते थे, तो जब ये उम्रें भी बढ़ गई हैं तो ऐसे बच्चे जो 18 साल के हो गए, जिसको अलग एक स्पेशलिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं ग्रोन अप कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, Right. GOHS, जी, जी। ठीक है, उनकी शरह भी बढ़ गई है। ठीक है। तो इस वजह से लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी मतलब डॉक्टर उसके साहब, अलावा अगर बच्चों में ये बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा माहौल इस तरह का है, या फिर हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह होती है कि भाई बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है, माँ को तो हमेशा बच्चा कमज़ोर ही लगता है, खिलाया जाता है, ऑड आवर्स में भी खिलाया जाता है, ज़बरदस्ती भी खिलाया जाता है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में पेनिट्रेट कर रही है, हम देख रहे हैं बच्चों में ख़ास तौर पर जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऊपर चले जाना या दिल की बीमारियां जो है वो ये तो दूर आपने पकड़ना? बहुत अच्छा सवाल किया। जी। एक्चुअली इस तरह के बच्चे ना मेरे पास बहुत आ रहे हैं जी। जिनके हाइपरकोलेस्टेरोनिमिया है, और ये कंजेनाइट मतलब पैदाइशी है। ठीक है। ठीक है, पैदाइशी जो है जीन्स में कोई मसले हैं जिसकी वजह से उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब बच्चा बिल्कुल आपको दुबला यानी पतला सा ये लगेगा। माँ से ट्रांसफर हुई है सिर्फ ऑटोमेटिकली माँ से नहीं, या बाप से ये भी? हेरिडिटरी मतलब सही खानदान में ठीक है, पता ही नहीं चला। अच्छा, ठीक माँ है। बाप जो है वो हेट्रोजाइगस, हम कहते हैं हेट्रोजाइगस थे, उनमें इफेक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन जब ठीक बच्चे है। होते हैं ना, दो उन लोगों हेट्रोजाइगस effect मिलते हैं तो सामने आएगा होमोजाइगस कुछ। होता है, सही। तो वो इफेक्ट मैनिफेस्ट करता है। ठीक अब है। जिस तरह मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने अभी एक फैमिली पूरी डिटेक्ट की थी जिसमें एक 17 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची और 4 साल का बच्चा, तीनों को फेमिलियर हाइपरकोलेस्टेरोनिमिया, उनको ड्रग्स पे हमने रखा हुआ है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर फेरेसिस, मतलब ये भी एक मौरूसी ही बीमारी है जो पता ही नहीं होता पेरेंट्स को। सही। उसके अलावा इस जो आपने सवाल किया था कि इसमें एक तो डिटेक्शन बढ़ गई है, दूसरी जो इन फैमिलीज शादी जो करते हैं आपस जी, जी, में, जी। दैट इज़ अ बिग रीज़न। ठीक है, और आजकल हम लोग जिस तरह NICVD वी आर डूइंग फीटल इको एज वेल, मैं खुद भी करती हूँ, तो ऐसे दिल की शराय जो है हम लोग जब बच्चा पेट में होता है उसी वक्त मालूम कर लेते हैं, तो आसानी हो जाती है पेरेंट्स को बताने में। राइट। अच्छा, अगर बीमारियों की बात की जाए, लेट्स सपोज अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है दिल से बहुत जुड़ा हुआ मसला है ये, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे खाने की रूटीन्स या फिर
हमारे जो औकात थे जो कि नेचर ने रखे हैं कि आप इस टाइम पे खाएं, इस टाइम पे सोएं या इस टाइम पे, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। Yes, इस वजह से बिल्कुल। भी हमारे दिल के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा इसकी रहे हैं। वजह से मतलब ये भी तो आप जो कह रहे हैं ना, सर्काडियम रिदम होता है हमारा, जी, कि जी। सुबह के वक्त हमारा ये होता है, शाम का वक्त ये होता है, ये नेचुरल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। जी। इसके अलावा आपने जिस तरह कहा कि हमारा जो है, जब से कोविड, खास तौर पे जो कोविड का पीरियड हमने कोविड के गुजारा बाद है, से, हाँ, जी, ठीक है ना, सब लोग बच्चे घर पे रहते हैं, जी। पूरा वक्त जो है मोबाइल के अंदर आ गए हैं, मतलब डेफिनेटली ऑनलाइन टीचिंग और चीज़ों की वजह से, तो दैट इज़ ऑल्सो अफेक्ट। एक्सर्शन नहीं हो पा रही। ठीक है, आपने अब सुना होगा यंग लड़के होते हैं 20-25 साल के, एंड दे जस्ट हैड एन एमआई। जी, बिल्कुल। मतलब दिस इज अ रीजन। अब हम लोग की जो पहले होता था ना, बच्चे जो होते थे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल दैट सही, वाज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये चीज़ आप पेरेंट्स को देनी चाहिए, और इसके अलावा डाइट का खास तौर पे ख्याल करना चाहिए। इसमें आपकी सब्जियां, फ्रूट्स, जी। ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर, मतलब अक्सर पेरेंट्स आ रहे होते हैं, मतलब मैं पीडियाट्रिशियन भी हूँ, तो अक्सर पेरेंट्स आते हैं, फ्राइज पे बच्चा है, हाँ, फ्राइज पे मतलब फ्राइज इज सही। अ खाना फॉर अ किड। मतलब आप खुद सोच सकते हैं, इट्स नॉट इनफ। राइट। ठीक है ना, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। और अब तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे इवन एनआईसीवीडी में दे आर न्यूट्रिशनिस्ट, जो खासतौर पे जो जिस मैंने हाइपोक्लोस्टेरीमिया उनको भी डील कर रहे हैं, और जो भी इसी तरह की बीमारियां, उनके लिए भी डाइट चार्ट पेरेंट्स को मुहैया कर रहे हैं। राइट। अच्छा, कौन से ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं, लेट्स सपोज बच्चा चूंकि खुद नहीं बताता और एट अ सर्टेन एज वो दर्द का एहसास भी नहीं होता, बच्चा लापरवाह होता है, बता भी नहीं पाता पेरेंट्स को कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, या फिर ये अगर दर्द है तो मुझे ये हार्ट का ट्रबल भी हो सकता है, बच्चों में ये सेंस नहीं होता। अच्छा, ये पेरेंट्स किस तरह इस चीज़ को पहले, कौन से ऐसे साइंस हैं कि जब बच्चे को हमें वाकई फॉरेन स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए? अच्छा, विद एडवेंट हुई इस तरह की, जिस तरह आप लोग सीएमईज कर रहे हैं, जी। बता रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, पेरेंट्स बहुत कंसर्न हो गए हैं। ठीक अब है। अक्सर हमारे पास मेजॉरिटी वो आते हैं कि बच्चे को सीने में दर्द हो रहा है, कोई मसला तो नहीं है, बहुत है, और नॉर्मली वो फॉल्स पेन्स होते अच्छा, हैं, सही। लेकिन आने लगे हैं। दूसरी बात ये, जैसे पैदाइशी तौर पे बच्चा अगर फ़र्ज़ करें ग्रोथ नहीं हो रही है, बार बार सीना ख़राब हो रहा है, या नीला पड़ रहा है, जी। ठीक है, या उसको झटके भी, इवन झटके भी पड़ रहे हैं, या बेहोश हो रहा है, एकदम से कोई लड़का है खेलते खेलते बेहोश हो गया, जी। दीज आर ऑल साइन एंड सिम्टम्स कि उसको मोस्ट लाइकली कोई कार्डियक डिजीज होगी। Right, और आके right. हमें ज़रूर दिखाएं, और एक अंडरलाइन इको करके, कुछ भी नहीं, ईसीजी और इको करके हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं या रूल आउट कर सकते हैं। जी, सही। Easily. अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर जिस तरह आपने बताया कि ये बच्चों में ज़ाहिर है बेहोशी का आंसर है, या फिर इस तरह के साइंस हैं, अब कुछ कहीं पे हम देखते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा की जाती है। हमारे यहाँ हर बंदा ही डॉक्टर है। कहीं ना कहीं वो वालदा ने कुछ बता दिया, जी इसको ये दे दें, कहीं कोई अंकल आ गए, उन्होंने कहा नहीं ये तो आप रोक दें, ये वाली दवाई दे दें, ये, और फिर वो सारे हरबे लगाए भी जाते हैं कि देखे भी जाते हैं, उसमें बीमारी जो है वो तूल पकड़ती जाती है, बल्कि और बीमारियां ट्रिगर होने लगती हैं। इस चीज़ को किस तरह ज़ायल किया जा सकता है, इस तासुर को किस तरह तोड़ा ये जा आपने सकता है? बहुत अच्छा सवाल जी। किया है, ठीक है। अक्सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर खानदान में एक बच्चे को ये ट्रीटमेंट हुई, उससे फाका हुआ, तो फिर बिल्कुल, हाँ, दूसरे सबको वो बताते एक रहते ही हैं, ट्रैक पे ठीक चढ़ा है देते हैं, जी। ना। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उस बच्चे की जो फिजियोलॉजी है या नेचुरल है, वो हमें नहीं पता, वो उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो बेहतर है आप डॉक्टर को एक दफ़ा के दिखा दें। ये नहीं कि वो पैसे बनाना चाह रहे हैं, वो जी। ये है कि वो उसके लिहाज से ट्रीटमेंट करें। फिर मेरे पास वो वाले केसेस इस तरह आने लगते हैं जी, जो जी। मल्टीपल ट्रीटमेंट के बाद अब वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। अब आपने एमडीआर, ये टीबी के बारे में सुना होगा, जी, बिल्कुल। इतने ड्रग्स मिल गए, अब वो इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। सही। इसी तरह टाइफॉइड, इंटेरिक कुछ भी नहीं है, लेकिन एमडीआर टीबी, मतलब इंटेरिक, वेरी हार्ड टू ट्रीट। ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आने लगे हैं जो कि मल्टीपल ड्रग्स की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बेहतर है डॉक्टर के पास आएँ, और हर जो है ना वायरल इन्फेक्शन शुड नॉट बी गिवन अ एंटीबायोटिक। बिल्कुल सही है। दिस इज इस चीज़ का गौर करना, मतलब एहतियात करनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो बात की जाए अगर दिल के अमराज की, तो कोविड के बाद से आपको लगता है कि ख़ास तौर पर अब केसेस में इजाफा हुआ? क्योंकि ज़ाहिर है कोविड में हमने देखा कि बहुत से लोग अभी तक उस ट्रॉमा में हैं, या फिजिकली अगर देखें तो वो रिकवर नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आपको लगता है ऐसे में भी दिल की बीमारियां ज़्यादा ट्रिगर करती हैं? आफ्टर पेंडेमिक्स की जो सिचुएशन थी वो हमने देखी कि बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन रही, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उस हद तक महफूज रहा अल्लाह की फजल से। ये अच्छा सवाल है आपका। पैंडेमिक के बाद भी जो है ना प्रॉब्लम ये है कोविड के साथ जो जी। हुआ था, और उसका आफ्टर इफेक्ट्स और मेडिकेशन के इफेक्ट्स।
वो अभी तक हमें पता ही नहीं है. Right. We are still in the process हाँ of बिल्कुल, research. हम पढ़ और सीख ही नहीं पाए उसको. ठीक है ना, जी. क्योंकि हमें इवन वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करने का हमें मतलब टाइम नहीं जी, मिला, हमें जी. सबको लगाना पड़ा. तो अभी 5 से 10 साल तो लगेंगे कि उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं. बिल्कुल सही. जिनको कोविड हुए, जिनको लंग्स प्रॉब्लम हुई, उनके क्या इफेक्ट्स रहे, जो मतलब जिनको दिल के मसले हुए उनके क्या इफेक्ट्स हुए. इट विल टेक टाइम. राइट. ठीक है, इस पे स्टडीज़ हो रही हैं, रिसर्च हो रहे हैं. और बच्चों में मज़े की बात है, वैसे तो कोविड एज सच हम कहते थे कि बच्चों में नहीं होता, नहीं है, लेकिन लेकिन था, बिल्कुल. उनमें भी हुआ है. बिल्कुल. और उनमें कावासाकी लाइक सिंड्रोम, उनमें मतलब ये जो होती है ना हमारे जो दिल की आर्टरीज होती हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं. सही, और बच्चों में ये हमने खुद देखा है. बिल्कुल So ठीक. this डॉक्टर is साहब, something. थैंक यू सो मच फॉर Thank ज्वाइनिंग you अस. so much. बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. डॉक्टर आलिया हमारे साथ मौजूद थी. यकीनन बहुत गौर व फिक्र करने की बात है कि बच्चों की खास तौर पर अगर देखभाल की जाए तो सिर्फ वही साइंस और सिम्टम्स नहीं कि जो हमें दिखाई देते हैं, बच्चों पर भरपूर नज़र भी रखें कि और अगर कोई साइलेंट इस तरह के साइंस या सिम्टम्स हैं जो बच्चे नहीं बता पा रहे, उन्हें परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक हेल्दी बच्चा होगा तो ही हमारी सोसाइटी हेल्दी हो सकती है. बहरहाल जी, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट पर. कीप वॉचिंग डिबेट एट. आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा होगा कि किस तरीके से करंट एक्सपेंडिचर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नीचे की तरफ आ रहा है. आपके रेवेन्यूज नहीं बढ़ते, एक्सपेंडिचर्स तो आपके बढ़ रहे हैं, तो आपने फिर कहां पे कट लगानी है? डेवलपमेंट जो है वो कम रही, उसी के नतीजे में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन. पिछले हफ्ते हमारे साथ एहसन इकबाल साहब भी थे जो कि सीपैक के एग्जीक्यूटर हैं. जी जी, इतनी ज्यादा अहमियत है कि इसके ऊपर वर्ल्ड वार तक हो सकती है. नो डाउट. इंडिया ने पाकिस्तान के बजट से उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट है जो उन्होंने सी पैक को नाकाम बनाने के लिए रखा था. आप निकाल लें आज भी डेटा. बैरूनी मदाखलत होती है मालूम नहीं, या अंदरूनी मदाखलत होती है कि हम दोबारा सिफर पॉइंट पर आ जाते हैं. ये खेल कब तक चलता रहेगा? जब हायर ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो उसके नतीजे में दो डेफिसिट्स पैदा होते हैं. एक को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, दूसरे को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब वो टॉपिक जो हर पाकिस्तानी डिस्कस करना चाहता है, सुनना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा अब अफसरदा भी है. पाकिस्तानियों की अगर दिल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब परेशानी का एक एलिमेंट भी है कि टीम की परफॉर्मेंस ख़ास तौर पर बहुत बड़े सवालिया निशान सामने आ रहे हैं कि जिस तरह टीम ने कलेक्टिवली भी परफॉर्म किया, फिर ख़ास तौर पर कैप्टनसी के अंडर किस तरह परफॉर्मेंस दी, और 9 में से हम सिर्फ 4 मैचेस जीत पाए. वो भी बहुत मुश्किल और कांटेदार मुकाबले थे. जो 5 बड़े मैचेस थे उसमें हमें हार का सामना हुआ. उसकी वजूहात क्या थी? टीम का सफ़र बिल्कुल ख़त्म होता है अब, और पाकिस्तान टीम वापस तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी एक बहुत सारे सवाल जो हैं वो सामने रहेंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई पाकिस्तानी टीम. बहरहाल जी, उमैर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं. उमैर साहब कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र. उमैर भाई, सफ़र तो ख़त्म होता है यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है हम नहीं पहुँच पाए आगे. परफॉर्मेंस भी खैर ऐसी नहीं रह पाई कि जिसमें हम कहते हैं कि जी हम सेमीफाइनलिस्ट बनते हैं, या बड़ा प्राउड मोमेंट हो सकता था कि हम सेमीफाइनल तक पहुँच जाते. लेकिन जो इंडिकेटर्स थे ख़ास तौर पर, कहीं ना कहीं ये आस उम्मीद ज़िंदा थी कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड के मैच से पहले ये बातें की जा रही थी कि शायद हम पहुंच जाएं न्यूजीलैंड. लेकिन क्यों न्यूजीलैंड बेकार क्यों परफॉर्म करेगा? वो तो खुद उस दौड़ का हिस्सा था. देखिए, आपको पता था टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, मुझे पता था नहीं पहुंचेगी, इन लोगों को नहीं पता था. सही. सर, ये प्रॉब्लम एक थी. देखिए, जो आपने टीम सेलेक्ट की थी वो फॉल्टी थी. आपने उसमें प्लेयर्स वो रखे थे जो आपको पसंद थे, ना कि वो जो जिनको टीम में होना चाहिए. अबरार अहमद ट्रैवलिंग रिजर्व में, जिसको टीम में होना चाहिए, जो एक्स फैक्टर था. जमान खान जो एक्स फैक्टर था वो ट्रैवलिंग रिजर्व में. आपने उनकी जगह हसन अली को रखा, आपने शादाब खान को दबा के चांस दिया. वो कुछ नहीं किया उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में. मतलब आप सोचिए, एज ए लेग स्पिनर जब वो गुगली पे बोल्ड हो रहे हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि ही इज नॉट अ बैट्समैन. राइट. तो अब हमने ये सारी चीजें, प्लस कैप्टनसी आपकी जो थी वो सुभान अल्लाह थी. उस पे बहुत सी बातें की जा रही हैं. सर, वो कैप्टनसी पिछले 3 साल से इतनी बुरी कर रहे हैं. बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टन, ही इज लाइक तेंदुलकर. जो सचिन तेंदुलकर जब कैप्टन बने थे, उनकी
जिंदगी का बदतरीन दौर बिल्कुल था। ऐसे है, जी। तो बाबर आजम का भी ये हमने सबने बताया इनको कि भाई नहीं बनाए कैप्टन, लेकिन बना दिया और फिर परसिस्ट कर रहे हैं। देखिए उन्हें नहीं पता कि ऑफ, अब आप सोचिए साउथ अफ्रीका वाला मैच ही आप जी, देखें जी। कि सब आपने ऑफ पे लेके नवाज को लगा दिया और नवाज ने लेग पे बॉल की और वो जीत बिल्कुल गया। ऐसे, मतलब आप जी। ये इस किस्म की जो आपके चाइल्डिश एरर्स हैं इसकी वजह से आप हारे हैं। और देखिए ये टीम अगर पहुंच जाती सेमीफाइनल में तो और बुरा होता, सही, इसलिए एक तो सेमीफाइनल में हारती, जी। नंबर एक। फिर दूसरा, अगले 5 साल तक हम पे मुसल्लत रहते कि हम तो सेमीफाइनल खेल के आए हैं 20 साल में पहली बार या सही दूसरी बार। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए अब डिसमेंटल करने की जरूरत है। अब वनडे कब जो आपका हो रहा है उसको उस पे आप वो करें। T20 जो आने वाला है जी। पाकिस्तान कब जो अच्छा, पाकिस्तान कप डोमेस्टिक जो हो रहा है domestic हो उसको रहा है, सही, देखें। देखिए ठीक है। उसमें जो प्लेयर्स चल रहे हैं जी। वो 50-50 ओवर इन कंडीशंस में खेल रहे हैं तो कहीं भी खेल सकते हैं। सही। थोड़ी पिचेस बेहतर बनाए ताकि उनको आइडिया तो हो, और इन लोगों से भाई इन लोगों को वापस ग्रास रूट लेवल पे भेजें। सही। जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, जो आपका 50 ओवर्स नहीं खेलते हैं, दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं, भाई T20 लीग्स खेलने से वनडे का कैसे फायदा होगा? जी। ये कोई अब ये समझने की अच्छा बात उमर, है। एक चीज में यहाँ मेरे सवाल जहन में आता है, पिचेस के कंपैरिजन की बात करें, हमारे प्लेयर्स यही डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली अगर इंडिया के पिचेस की भी बात की जाए तो वो इतने मुख्तलिफ तो नहीं है पाकिस्तानी पिचेस से, क्योंकि साउथ एशियन रीजन है, कंडीशंस भी सेम तकरीबन सेम है। वेदर कंडीशंस की बात करें वो भी, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं है। फिर परफॉर्मेंस में इस तरह का जो शिफ्टिंग थी, टिल्ट एंड शिफ्ट, वो क्यों सामने आती है? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप 3 मुल्क ही अगर उठा लीजिए, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, तीनों की कंडीशंस डिफरेंट है। कंडीशन पिच कंडीशन नहीं, प्लेइंग कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में जो है कराची को देख लीजिए, अब बारिश ही नहीं होती है, ठीक है, पूरा साल Dry weather है, गर्मी ही रहती बिल्कुल ऐसे है है, और जी। समंदर भी है, सब कुछ है, तो वो एक तरह से एक अलग चीज है। श्रीलंका को आप देखिए, श्रीलंका जो है वो हार्ड है। मोइन खान ने उस दिन टेलीविजन पे कहा भी कि हम श्रीलंका की एक सीरीज खेल के आते थे, हम ड्रेन आउट हो जाते थे, ह्यूमिडिटी weather conditions बहुत tough है, एग्जैक्टली। ठीक है। और इंडिया का अलग है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इन तीनों की तरह नहीं है, वो उससे भी ज्यादा वाइड है। सही, नॉर्थ में भी मैच हो रहा है, साउथ में भी मैच हो रहा है, ईस्ट में भी हो रहा है, वेस्ट में भी हो मौसम रहा भी है। बहुत डिफरेंट है और एग्जैक्टली। तो उनको सही। जो लोग आईपीएल खेल चुके हैं उन्हें आइडिया है वहाँ का। हमने बिल्कुल आईपीएल नहीं खेली तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप वहाँ के जो है वो टिप्पे वाली बॉल करें कि यहाँ मारूंगा तो वो वहाँ, इस तरह नहीं होता। प्लानिंग होती है। मुझे बताइए कल के मैच के लिए बातें कितनी हो रही थी कि हम प्लान करके जा रहे हैं, क्या प्लान था? बिल्कुल ऐसे है। बाबर आजम ने 2 मैचेस में खाली 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। रिजवान ने भी तो कर लिए, मगर रिजवान साहब भी यही कर रहे थे ना कि वो शुरू के 50 बॉलें खेल के 20 रन बनाते थे और फिर अगली 20 में 50 मारते थे। तो ये नहीं चाहिए। सही। कल एक्सपोज हो गए। आप सोचिए मोइन अली ने कितनी अच्छी बॉल पे उनको बोल्ड किया, वो वही गिर गए वहां पे। मतलब आप अगर फिट नहीं है, आप इंडिया में फिट नहीं है, तो फिर आप कैसे खेल सकते हैं कहीं भी? यहाँ पे जो क्रिकेट की यहाँ पे कल्चर अच्छा है, यहाँ पे आपकी पूरी टीम मौजूद थी, आप 2 महीने 1.5 महीने वहां रहे हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं उसको? कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग हमने देखा कि पाकिस्तान इज वेल नोन फॉर बॉलिंग अटैक। नसीम शाह नहीं थे, बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी डिस्कस किया जा रहा है कि नसीम की शायद अदम मौजूदगी ने पूरी बॉलिंग लाइनअप को डीमोरलाइज किया, या फिर एक आदत बन गई थी शाहीन शाह अफरीदी की के साथ नसीम का कॉम्बिनेशन अच्छा था। आपको नहीं लगता कि ये बातें अब कहीं बहुत वेग सिचुएशन दिखाई देती है? देखिए नसीम शाह को कितने साल हुए खेलते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टेस्ट खेलते थे, वनडे और T20 तो अभी खेलना शुरू किया। उससे पहले क्या था? मतलब उससे पहले हसन अली और शाहीन अफरीदी बॉलिंग करते थे। देखिए हसन अली आउट ऑफ फॉर्म है, प्लस जब आपका दिमाग जो है वो क्रिकेट के अलावा दूसरी चीजों में घूमेगा तो यही होगा। शाहीन अफरीदी जो है वो भी वही कि आप क्रिकेट फोकस रखें। मुझे लगता है अभी तक इंजरी कैरी किए हुए हैं वो। सर इंजरी आपकी टीम में सबकी है। हारिस रऊफ तो इंजर्ड थे ना, उनका कंधे में चोट लगी थी, आपने पूरे वर्ल्ड कप में सारे मैचेस खिला दिए उनको, और वो हर मैच में उनको रन्स पड़ रहे हैं, फिर भी खिला रहे हैं। देखिए गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी अगर आप रिश्तेदार खिलाते हैं अपने, तो आपको 2 मैचेस में पता चल जाता है कौन किसका कितना जो है कितना पानी में है। यहाँ 9 मैचेस में आपको पता ही नहीं चला कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। अगर शादाब खान इज मतलब टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म, मगर नहीं, उन्हें आपको बॉलिंग करानी है। वो कल स्पिन भी कर रहे थे, लेकिन देखिए एक टीम 27 विकेट ले रही है स्पिनर्स उनके, एक टीम के 12 विकेट ले रहे हैं स्पिनर्स। मतलब आप सोचिए, ये पाकिस्तान जो एक ऐसा मुल्क जो स्पिन के लिए मशहूर था, वो जो है वो कुछ नहीं कर रहा, और बाकी मुल्क जो स्पिन के लिए मशहूर ही नहीं थे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जैम्पा विकेटें ले रहा है जो लेग ब्रेक बॉलर है, और आपके ये नहीं ले रहे शादाब खान। तो अब आप खुद सोच लेना कि कैप्टन ने फेवर किया उन प्लेयर्स को जो उनके करीब थे, जो उनको समझते थे कि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अच्छे नहीं थे। सही। अच्छा, एक बात ये भी की जा रही है
کہ اگر ہم بات کریں اس کی بیٹنگ لائن اپ کی، وہاں بھی بہت سے ایسے فیصلے کیے گئے کہ جہاں تیز کھیلنے والے کو بھیجنا تھا وہاں نہیں بھیجا گیا، جہاں افتخار کا بنتا تھا وہاں بھیج دیا گیا کسی اور بیٹسمین کو جو کہ سلو کھیلتے ہیں بہرحال. تو یہ جو فیصلے کرنے کی جو ٹائمنگ ہے خاص طور پہ اس کی بات کی جائے، یہ کتنی اہم ہو سکتی ہے اور یہ کس طرح سکھایا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی ہمارا کیپٹن ہو کہ جی ٹائمنگ بڑی از دا کروشل تھنگ، کہ اگر ٹائمنگ صحیح نہیں ہے آپ کی تو میرے خیال آپ میچ ہار جائیں گے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیپٹنسی مٹیریل ہونا چاہیے. عمران خان نے 87 میں جب آپ کا وہ ہوا تھا کلکتہ میں ہی میچ ہوا تھا، رمیز راجہ اور یونس احمد سے اوپن کرائی تھی. یونس احمد واز ناٹ این اوپنر ون ڈے میں، خاص طور پہ دونوں نے 115 کا اوپننگ سٹینڈ دیا. پھر اس کے بعد پورا بیٹنگ آرڈر الٹا کر دیا کیونکہ آپ کو رن زیادہ بنانے تھے. میداد آئے، عبد القادر آئے، پھر آپ کا وسیم اکرم آئے، پھر عمران خان آئے، اور جو آپ کے ریگولر اوپنر تھے مدثر نظر وہ نمبر 11 پہ آئے. ٹھیک ہے. اور سلیم ملک نے آ کے 23 بالوں پہ 72 ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیل کے میچ ختم کر دیا. تو آپ کا کیپٹن جو تھا نا اس کے تو دماغ میں کچھ چل رہا تھا نا. یہاں تو کیپٹن کے دماغی میں کچھ نہیں چل رہا. وہ وہی لکھ کے جو آتے ہیں اپنا کہ 10 اوور پہ ہم 40 کریں گے، 25 میں ہم 100 کریں گے، 40 میں 200 کریں گے اور پھر ماریں گے. اس طرح نہیں ہوتی کرکٹ. باقی ٹیمیں کیا کر رہی ہیں؟ سب کے اوپنرز جو ہیں وہ سکور کر رہے ہیں، آپ کے نہیں کر رہے. آپ کے ایک میچ میں آپ نے کیا، وہ بھی آپ بارش کی وجہ سے جیتے، سیدھی سی بات ہے. 401 جو ہے چیز کرنا آپ کے بس کی بات نہیں تھی، چاہے آپ ڈان براڈمن کو بیٹنگ کرا جائیں وہاں پہ. تو ایک وہ ہوا. پھر آپ کے جو ہے رضوان صاحب نمبر 4 پہ آؤں گا. کیوں آؤں گا بھائی؟ مطلب آپ سے پرفارم نہیں ہو رہا، آپ نمبر 4 پہ کیوں آئیں گے؟ پھر سعود شکیل اور افتخار احمد نیچے آ رہے ہیں، اتنا نیچے آ رہے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. پھر محمد وسیم کو کل آپ نے دیکھا جونیئر کو کہ بیٹنگ کر سکتا ہے، وہ انڈر 19 میں بھی بیٹنگ کرتا تھا. آپ اس کو یوز کرتے نا نمبر 3 نمبر 4، جیسے 99 میں آپ کا وسیم اکرم نے یوز کیا تھا عبدالرزاق کو. کچھ پلاننگ نہیں تھی، بغیر اس کے گئے سینٹرل کانٹریکٹ پہ بحث ہوتی رہی آخری موقع تک. ٹیلی ویژن کے کمرشلز کرتے رہے دبا کے، جیسے تو ہم ورلڈ کپ جو ہم جیت چکے ہیں خالی دکھانا ہے جا کے کہ کیسے جیتتے ہیں. آپ کی کوئی آپ بالکل زیرو اس کے ساتھ گئے تھے، اویئرنیس کے ساتھ کہ وہاں کیا ہوگا سب کچھ کل نظر آ گیا آپ کو. صحیح. اچھا اب اگر آنے والے ٹورنامنٹس کی بات کریں، ڈومیسٹک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ایونٹ سامنے کھڑا ہے، وہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آسٹریلیا کے ساتھ ہماری سیریز ہے پاکستان کی، اینڈ دین وی لک فارورڈ ٹو دی another ورلڈ کپ جو کہ T20 ورلڈ کپ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ T20 نے بھی کہیں نہ کہیں، ہم دیکھیں اگر بات کی جائے، ون ڈے کو بڑا ڈیمیج کیا ہے، خاص طور پر اگر T20 کی پرفارمنس دیکھیں تو اتنی بری نہیں رہی پاکستان کی. یہ صرف ہمارے ساتھ ہے، باقی ہر چیز کو ہر ٹیم کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ وہ سیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم ہے، ہم T20 میں سیمی فائنل میں پہنچ گئے، فائنل میں پہنچ گئے، ہم چیمپئن بن گئے اپنے دماغ میں، ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ہم T20 کی پرفارمنس پہ لوگوں کو ون ڈے میں شامل کرتے ہیں، ہم ون ڈے کی پرفارمنس پہ لوگوں کو ٹیسٹ میں شامل کرتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے. آپ سوچیے 95 میں جب سلیم الہی نے ون ڈے میں ڈیبیو پہ سینچری ماری تھی، ٹیسٹ کھلا دیا آپ نے ان کو فوراً. مطلب ہم دنیا کے ایک الگ ہی اس میں رہتے ہیں کونے میں کہ ہمیں ہماری ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں. تو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. T20 ورلڈ کپ ہے، ہم کوئی پلاننگ نہیں ہوگی، وہی جو ہم لاسٹ T20 کھیلے تھے ہم وہی ٹیم لے کے جائیں گے تقریباً. وہی رضوان اور بابر اوپن کریں گے، وہی آپ شروع کے پاور پلے میں جو ہے وہ 20 رن یا 40 رن بنائیں گے. کوئی پلاننگ نہیں ہے. دنیا کی ہر ٹیم پاور پلے میں جو ہے 70 80 مار رہی ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں. ہم سیکھیں گے ہی نہیں. ہم کیوں سیکھیں گے؟ ہماری رینکنگ سب سے اچھی ہے، ہم ورلڈ نمبر 1 تھے نا جانے سے پہلے. ہم بیٹسمین ہمارا ورلڈ نمبر 1 تھا، بولر ہمارا ورلڈ نمبر 1 تھا، ہم اسی میں خوش ہیں. صحیح. اچھا ابھی اگر حالیہ ڈیبیٹ کی بات کریں سوشل میڈیا پر، تو وہ کچھ عجیب سی ڈیبیٹ بھی سامنے آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے شعیب ملک کو شاید واپس لے آئیں، محمد عامر کو واپس لے آنا چاہیے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی شاہین شاہ افریدی کو کیپٹن بنا دینا چاہیے، یا پھر اور بھی ناموں کو غور کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ، اور پھر سرفراز کو بھی بہت مس کیا جا رہا ہے پوری سچویشن میں؟ دیکھیے سرفراز احمد جو ہیں ہی از اے ویری گڈ وکٹ کیپر، کیپٹن ریڈ بال کے. ٹھیک ہے، آپ ریڈ بال میں، لیکن ایج ان کی بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. آپ انہیں ایز اے مینٹور یوز کر سکتے ہیں، آپ کچھ اور یوز کر، لیکن دیکھیے ٹیسٹ میچ میں تو وہ کھیل رہے ہیں، اچھا کھیل رہے ہیں. 5 دن کا ان کا ساری ہے، فرسٹ کلاس ایکسپیرینس بھی ہے. ون ڈے T20 میں ان کا تھوڑا مشکل اس لیے کہ دیکھیے ایج نکل چکی ہے نا. اب اتنی ایج، ہاں مصباح بھی تھے، اگر وہ مصباح والا کی طرح کر لیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن مصباح نے کم بیک بڑا اچھا کیا تھا. جی ہاں، مگر سرفراز احمد تھوڑا سا جو ہے کیونکہ ون ڈے فاسٹ کھیلنے والے T20. باقی شعیب ملک بھی ایج کا ایشو ہے. فٹنس پلیئر تو بہت اچھے ہیں نا، فٹنس بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن پھر وہی 2008 میں واپس چلے جائیں گے نا آپ، جو سچویشن تھی. آپ آگے تو نہیں بڑھ رہے. آپ کسی نئے پلیئر کو کیوں نہیں بنا رہے کیپٹن، جس کو تھوڑی کیپٹنسی آتی بھی تو ہو نا. شاہین شاہ افریدی کیسے کیپٹن صاحب؟ دیکھیے شاہین شاہ افریدی تو بولنگ ہی نہیں ہوئی پورے ورلڈ کپ میں، وکٹیں لے رہے ہیں وہ،
لیکن کل جو ایک ٹویٹ بھی کیا ہے انڈین جرنلسٹ نے، اس نے یہ کہا کہ بھائی 18 میں سے 15 وکٹیں تو وہ بعد میں آ کے لی انہوں نے، نیو بال سے تو 3 وکٹیں لی ہیں. تو اب دیکھیے ان کی اپنی پرفارمنس تو میٹر کر رہی ہے، اور وہ خود فٹ نہیں ہے. دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا ہر بولر جو ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے انفٹ ہے. مطلب یا تو مینٹلی فٹ نہیں ہے یا فزیکلی فٹ نہیں ہے. تو اب اس میں آپ ان کو کیپٹن بھی بنا دیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو دیکھیے آپ کا اگلا جو بھی پلان ہونا چاہیے وہ پی ایس ایل سے ہونا چاہیے، لیکن پی ایس ایل فار T20. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ آخری کچھ منٹ باقی ہیں ہمارے پاس. 2 سیمی فائنلز ہیں بڑے، 15 کو ہونے جا رہا ہے، پھر 16 کو ہونے جا رہا ہے. کیا لگتا ہے کون سی ٹیم کس کو مات دے سکتی ہیں؟ کیونکہ ٹیمز تو میرے خیال اگر بات کی جائے پرفارمنس وائز تو سارے بہت بیلنس ٹیم سامنے آئی ہیں سیمی فائنلز میں. آپ کو لگتا ہے کہ آسٹریلیا خاص طور پر، کیونکہ کہا جا رہا ہے جی آسٹریلیا انبیٹیبل ہو جاتی ہے ایک دفعہ پول میچز سے اگر باہر نکل جائے تو پھر اس کے چانسز بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے نا، پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچتا نہیں لیکن پہنچاتا ہے. صحیح. تو آسٹریلیا کو ہم نے پہنچایا ہے، بالکل. جنوبی افریقہ کو ہم نے پہنچایا ہے، نیوزی لینڈ کو ہم نے پہنچایا ہے، ہرا کے بھی پہنچا دیا نا ہم نے. تو ایک ان تینوں کی ان لوگوں کی جو ہے وہ بہت اچھی پریکٹس ہوئی ہے. انڈیا انبیٹیبل رہا ہے، پچھلے سال بھی تھا 2019 میں. وہ تو مارٹن گپٹل کی تھرو پہلے لگ گئی دھونی کے بیٹ اندر جانے سے تو وہ باہر ہو گئے. تو انڈیا سب سے زیادہ چانسز تو انڈیا کے ہی ہیں، کنڈیشن ان کی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن انڈیا کا ابھی تک جو مقابلہ ہوا ہے وہ ان تینوں سے بھرپور فارم میں نہیں ہوا ہے. صحیح. آسٹریلیا سے ہوا تھا یہ وہ ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھے، ساؤتھ افریقہ سے وہ ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھے. اب تو ڈو اینڈ ڈائی سچویشن. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ چاروں ٹیمیں بہت اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے. بس ون سائیڈڈ نہ ہو. ہمارے ساتھ یہ ہم ہوتے ہیں تو ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے. یہ لوگ نہیں ہے. میں امید کر رہا ہوں کہ 1999 کا جو ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہوا تھا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا ویسے ہی ہو کچھ، کہ آخری موقع تک جائے. بالکل. ہاں بینگ اے پاکستانی میرا تو دل نہیں چاہتا کہ انڈیا جو ہے وہ آگے پہنچے. سر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، جو اچھی ٹیم کھیلے گی وہی جیتے. یہ بات تو ہے. اور جو اچھا کھیل رہا ہے، انڈیا اچھا کھیل رہا ہے نا اب تک تو اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ان 2 کرنچ میچز میں جو پرفارم کرے گا تو فائنل اور مزیدار ہو جائے گا. لیکن عمیر بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں ایک آخری سوال، امپائرنگ پر بہت زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. انڈین ٹیم کی اگر بات کی جائے تو انہیں بہت فیور بھی کیا گیا، آؤٹس نہیں دیے گئے. اس کے بعد بہت سے ایسی ہم نے موقع دیکھے جہاں ہمارے ساتھ ہوا بالکل ایسے ہی، جہاں آؤٹ امپائر نے ڈیلیبریٹلی دے دیا ہے، پھر اس کے بعد تھرڈ امپائر تک بات جاتی ہے، وہاں بھی سوالیہ نشان ہے. اس میں بھی بہت سی جو سچویشن تھی اس میں سوالیہ نشان ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جہاں باقی ٹیمز کو نقصان پہنچا ہے؟ یہ فیکٹر اس وقت ہے جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں کوئی فیکٹر نہیں ہوتا. نظر نہیں آتا. ویو رچرڈ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پاس بیٹ ہے، اس کے پاس بال ہے، کام ختم. صحیح. مطلب مقابلہ برابر کا ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹ ہے، ہمارے پاس بال ہے، لیکن ہمارے پاس امپائرز نہیں ہیں. ہم اس پہ روتے رہتے ہیں. کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امپائرنگ ہمارے اگینسٹ گئی ہو، ہم نہ جیتے ہوں. 1987 میں بنگلور ٹیسٹ میچ میں کیا ہوا تھا؟ دبا کے چیٹنگ کی تھی انڈین امپائرز نے، لیکن کیا ہوا؟ ہم جیت گئے نا. پھر کیا 1999 میں جب شعیب اختر نے 2 بالوں پہ 2 بولڈ مارے تھے، اس وقت آپ کا کیلکٹا کا کراؤڈ جو تھا ہاسٹائل نہیں ہوا تھا، جیت گئے تھے نا ہم میچ. تو یہ سب جو ہے یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. ہماری ٹیم اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ اچھا پرفارم کر سکتی وہاں پہ. ہم بائی چانس 5ویں پوزیشن پہ آئے، سیدھی سی بات ہے. ہم نے ایک سری لنکا کو ہرایا جو کوالیفائر تھا، ہم نے نیدرلینڈ کو ہرایا، وہ بھی مطلب بہت کلوز، وہ بھی کوالیفائر تھے. ہم نے جو ہے بنگلہ دیش کو ہرایا جس کی حالت ہم سے بھی بری تھی. اس کے علاوہ جو ہے افغانستان سے ہم ہار گئے پہلی بار، ہم باقی سب سے ہار گئے. تو اب مجھے نیوزی لینڈ سے بارش نے آپ کو دیکھیے، نیوزی لینڈ سے آپ کو بارش نے بچوایا، ورنہ آپ نہیں بچے. آپ 400 رن کھا گئے تھے اس میچ میں. تو ہم تو بس اللہ میاں کے بھروسے پہ چل رہے تھے اور بس وہی ہو گیا ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک. عمیر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عمیر الوی ہمارے ساتھ موجود تھے. دل چھوٹا نہ کریں، پریشان نہ ہوں، امیدیں زندہ رکھیں. پرفارمنسز ہیں، ظاہر ہے افسوس تو ہے، بینگ اے پاکستانی بہت افسوس ہے، لیکن بہرحال یہ آخری ورلڈ کپ نہیں تھا. آنے والے بہت سے ورلڈ کپس ہم نے دیکھنے ہیں انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان آئندہ بہت اچھا پرفارم کرے گا. ٹیم پاکستان جو اپنی غلطیاں ہیں اس کو کور کریں گی. اس امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.